अस्सलामुअलैकुम लिसनर्स। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बिल्कुल न्यू नॉवेल रूहे यारम, जिसके राइटर हैं अरीश शाह। चलिए शुरू करते हैं। ये मंजर दुबई के बहुत बड़े शहर रासुल खेमा का है। इस शहर को रासुल खेमा इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ खेमों से मुजावत रखने वाले छोटे छोटे मकान हैं जो साहिल समंदर पर मौजूद हैं। वो इस तरह के छोटे छोटे काम करने के लिए खुद नहीं आता था, लेकिन उस वक्त सवाल उसके लेफ्ट हैंड शारिफ का था। वो जो बचपन से उसके साथ था, उसके हर काम में बराबर का शरीक। आज वो उसे तन्हा नहीं छोड़ सकता था। वो उस वक्त दुबई की एक बहुत बड़ी जेल में था। उसका वफादार साथी उस पर जान निछावर करने वाले को वो इस तरह से नहीं छोड़ सकता था। ये सच था कि डॉन को उससे कोई मोहब्बत न थी, उसके साथ कोई दिल वाबस्तगी न थी, मगर वो उसके लिए जान देने का हौसला रखता था। और डॉन को ऐसे लोगों की ही ज़रूरत थी। रात 1 बजे का वक्त था। रासुल खेमा शहर दिन में जितना वीरान और खामोश होता, रात में उतना ही रोशनियों से भरा होता। और डॉन अक्सर अपने काम रोशनियों में करने का आदी था, क्योंकि उसे पता था कि गुनाहगार को उसका गुनाह का नहीं बल्कि गुनाह छिपाने का तरीका मार देता है। इसलिए वो जो भी करता खुलेआम करता। वो अपने किसी भी काम में कोई गलती नहीं करता था। शायद यही वजह थी कि 32 साल की उम्र में वो अंडरवर्ल्ड का डॉन था। गुनाहों की दुनिया में कदम रखते ही डॉन ने उस शहर में डॉन नामी कई कीड़े मकोड़ों को मसल डाला। दुबई का बच्चा डॉन द डेवल को जानता था, लेकिन कोई भी उसकी शक्ल से वाकिफ़ न था। वो इतनी सफाई और होशियारी से काम करता था कि साथ खड़े खिज़र को भी पता नहीं चलता। शारिफ बेगुनाह नहीं था, उसने भी कई गुनाह किए थे, लेकिन जिस चीज़ का इल्ज़ाम अभी उसे दिया जा रहा था वो उसने नहीं किया था। और डॉन को यह मंजूर न था कि उसकी टीम में किसी को इस तरह से टारगेट किया जाए। उसे जिन लोगों से मतलब ना होता उनसे वो कोई ताल्लुक़ नहीं रखता था, ना ही दोस्ती और ना ही दुश्मनी। लेकिन वासिक मुल्क ने उसे सामने से ललकारा था। उसके लेफ्ट हैंड शारिफ पर इल्ज़ाम लगा के उसे जेल के अंदर करवा दिया था, और यही चीज़ डॉन को गुस्सा दिला रही थी। वासिक मुल्क, जो कि फ़ोन पर उसे धमकियां दे चुका था कि वो शारिफ को फांसी के फंदे तक पहुंचाएगा, उस वक्त उससे छुपकर उन छोटे छोटे मकानों में से किसी एक मकान में था। उसने वासिक मुल्क को कहा था कि छुपने से बेहतर है कि वो सामने आकर उससे बात करे, लेकिन वासिक मुल्क ना माना। उसी की वजह से आज शारिफ 1 हफ्ते से ज़्यादा वक्त जेल में था। वो डॉन का लेफ्ट हैंड था। उसे जेल में किसी चीज़ की कमी न थी। एसी, टीवी, बेड, वो डॉन का ख़ास बंदा था। उसे हर चीज़ मुहैया की गई थी, लेकिन जेल से ज़्यादा डॉन को यहाँ उसकी ज़रूरत थी, जिसकी वजह से उसका बाहर होना ज़रूरी था। वो तंग गली से निकलता हुआ एक घर के अंदर दाखिल हुआ, जहाँ उसके कुछ एक आदमी को ज़मीन पर बिठाए उसके सर पर बंदूक ताने खड़े थे। वो बिल्कुल खामोशी से आकर सोफे पर बैठ गया। उसके चेहरे पर कोई तासुर न था। वासिक मुल्क ने ज़रा सी निगाह उठाकर उसके चेहरे की तरफ देखा। घने काले बाल जो पीछे की तरफ पौनी में बंधे होने के बावजूद भी माथे को कवर किए हुए थे। सुर्ख और सफ़ेद रंगत, सब्ज आंखें, हल्की हल्की दाढ़ी, ज़रा सी मूंछ। वो जब बात करता था तो उसके गाल पर एक डिम्पल नुमाया होता, लेकिन ये शख्स हंसता नहीं था। इसलिए आज तक जिसने भी उसके गाल का डिम्पल देखा था उससे बात करते हुए देखा था। बेशक वो अरबी शहज़ादा हंसते हुए भी क़यामत ढाता होगा। जब काटने की औकात ना हो तो भौंकना भी नहीं चाहिए। वो उसके सामने शान बेनियाजी से सोफे पर बैठता हुआ बोला। अब तक वासिक मुल्क को डॉन के सामने अपनी औकात का अंदाज़ा अच्छे से हो चुका था। वो इतने छोटे से इलाके में आकर छुप के बैठ चुका था, लेकिन डॉन ने उसे यहाँ से भी ढूंढ निकाला। मुझे माफ़ कर दो डेविल, मुझसे गलती हो गई। तुम जैसा कहोगे वैसा करूँगा, प्लीज़ मुझे मत मारना। उसे जैसे अंदाज़ा हुआ कि अब वो डॉन से बच नहीं सकता। वो रोने लगा। तुम्हें सबूत चाहिए ना अपने आदमी के बेगुनाह होने का? मैं तुम्हें अभी सबूत देता हूँ। वो जल्दी से ज़मीन से उठने लगा जब उसके आदमियों ने बंदूक पर जोर डालकर उसे वापस बिठाया। तुम्हें क्या लगता है अगर मैं यहाँ तक पहुँच सकता हूँ तो क्या तुमसे सबूत निकालना मेरे लिए मुश्किल है? वो उसकी आंखों में आंखें डालकर पूछने लगा। वैसे बहुत सफाई से काम किया है तुमने। मुझे तुम्हारा काम करने का अंदाज़ पसंद आया। उसके लहजे में वासिक मुल्क अपना मजाक उड़ता हुआ महसूस कर रहा था। तुम्हें क्या लगता है वासिक, मेरे लिए शारिफ को छुड़वाना मुश्किल है? नहीं, मैं जब चाहूँ उसे जेल से निकलवा सकता हूँ। ऐसे उसने अपने हाथ की 2 उंगलियों से चुटकी उसके आंखों के सामने बजाते हुए कहा। तुम जानते हो मैं तुम्हें क्यों ढूंढ रहा हूँ वासिक मुल्क? मैं तुम्हें शारिफ के लिए नहीं बल्कि उन लड़कियों के लिए ढूंढ रहा हूँ जिसकी वीडियो तुम्हारे पास है। वो लड़कियाँ जो हिफाजत तुर्की में हैं, लेकिन उनकी फाश वीडियो आज भी तुम्हारे पास मौजूद है। मैं यहाँ शारिफ के लिए नहीं बल्कि उन लड़कियों के लिए आया हूँ। उस वीडियो का
प्रिंट मेरे सामने रिमूव करो और बाकी का खुद करो, अभी तुम्हारे पास सिर्फ 10 मिनट है। उसने उसकी आंखों में आंखें डालते हुए कहा। लेकिन अब मैं कुछ नहीं कर सकता, वो वीडियो तो साइट पर रिलीज़ हो चुकी है, अब तो करोड़ों लोग देख चुके होंगे। क्या ये तुम्हारा आखिरी फैसला है? डॉन ने उसके सर पर बंदूक तानते हुए उसकी बात काटी। नहीं रुको, मैं कुछ करवाता हूँ, मुझे मत मारना, फिर से इल्तिजा करने लगा। 10 मिनट। डॉन का लहजा शफाफ था और फिर सामने खड़ा शख्स उसे अपने करतब दिखाने लगा। अपनी जान बचाने के लिए ये शख्स कुछ भी करने को तैयार था। वो कपकपाते हाथों से कभी एक तरफ फ़ोन करता तो कभी दूसरी तरफ, जबकि उसके आदमी उसके घर की तलाशी ले रहे थे, क्योंकि जो भी था उसके सारे आदमियों का रिकॉर्ड बहुत साफ था और वो नहीं चाहता था कि शारिफ के खिलाफ भी ऐसा कोई झूठा सबूत रहे। और फिर वही हुआ। 10 मिनट के अंदर लड़कियों की हर वीडियो साइट से हर किस्म की दूसरी फहाश जगह से दूर कर दी गई। वो लड़कियों जो शादी के बाद अपनी खाविंद के साथ हनीमून के लिए यहाँ आई थी, वासिक मुल्क ने होटल के रूम्स में कैमरा लगवाकर उनकी वीडियो बनाई, जैसे जिन्हें बाद में साइट पर रिलीज़ करके बहुत पैसा कमाने का इरादा था। वो कपल शायद ये भी नहीं जानते थे कि उनके साथ क्या होने जा रहा था, लेकिन डेविल जानता था। वो जानता था कि उनकी ज़िंदगी किस तरह से बर्बाद हो सकती है। डेविल, मैंने हर किस्म का प्रिंट रिमूव करवा दिया है। लेकिन वो रुका। लेकिन क्या? वो गुस्से से चिल्लाया। इन वीडियोस का एक प्रिंट पाकिस्तान में पहुंचा दिया गया है। उसकी बात सुनकर डेविल ने एक निगाह अपने दाएं तरफ खड़े खिज़र पर डाली, जो कहता था कि इसका मुल्क बहुत पाक है, साफ़ है, बहुत नेक है। उसके मुल्क में कोई फहाश काम नहीं होता। लेकिन अब पाकिस्तान भी दुनिया के साथ चल रहा था। खिज़र उससे निगाह नहीं मिला पा रहा था। कोई बात नहीं, पाकिस्तान में मैं निकलवा लूँगा उसे। एक हफ्ते बाद सिद्दीक की बेटी मासूमा यहाँ आने वाली है, मैं उसे कह दूँगा, वो ले आएगी। खिज़र ने हल पेश किया। तो डॉन उठकर खड़ा हो गया। अब उसका यहाँ कोई काम न था। फिर पीछे मुड़ा और वापस उसके सामने आकर रुका। जानते हो वासिक, लोग कहते हैं कि जिसका कोई अपना नहीं होता वो दूसरों की माँ बेटियों की इज्जत करते हैं, लेकिन आज तुमने साबित कर दिया कि ये बात बिल्कुल गलत है। जिन लड़कियों का तुमने वो वीडियो बनाई वो अभी अपनी ज़िंदगी शुरू कर रही थी। ज़रा सोचो, अगर वो वीडियो उन लड़कियों तक पहुंच जाती तो क्या कभी ज़िंदगी में खुद से नज़र मिलाने के काबिल रहती? चोरी करो, डाका डालो, कत्ल करो, लेकिन डेविल जिना नहीं करने देगा। तुम एक अच्छे आदमी थे। वो रुका, मगर थे। वासिक मुल्क को बात समझने का मौका देने से पहले ही गोली चली। सामने खड़ा वजूद बेजान हो गया। वो सुबह 7 बजे की उठी हुई थी। रोज़ की बनिस्बत आज का काम इतना ज़्यादा था कि उसे असर पड़ने का वक्त भी ना मिला। से सुबह से सांस लेने की भी फुर्सत न थी। आज घर में 9 किस्म के खाने बनाए गए थे। आखिर रानी आप्पी का रिश्ता जो आ रहा था। वो अंदर तैयार हो रही थी अपनी 2 बहनों तानिया मारिया के साथ। उसके हाथ में लज्जत थी। वो सुबह से ही किचन में घुसी थी, सब काम कर चुकी थी। उसे 3 बजे से पहले ही घर से निकलना था, क्योंकि अम्मी का हुक्म था कि जब तक ये रिश्ते वाले यहाँ से चले ना जाएं तब तक अपनी शक्ल किसी को ना दिखाए। उनका घर इतना छोटा सा था कि कोई भी चुप कर ना बैठ सकता। पूरे घर में सिर्फ 2 ही कमरे थे। एक में जहाँ उनकी बेटियाँ रानिया, तानिया और मारिया रहती थी, और दूसरा कमरा जहाँ अम्मी रहा करती थी, और तीसरा किचन। ये इतना छोटा सा घर था कि बाहर खड़े शख्स को पूरा का पूरा कमरा नज़र आता। इसलिए अम्मी का हुक्म था कि जैसे ही खाना बन जाए और सारा काम ख़त्म हो जाए वो जल्दी से यहाँ से उठकर फातिमा बी के घर चली जाए, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि सौतेली बेटी के एक बार फिर से उसकी बेटियों का काम ख़राब कर दे। वो सुबह से घन चक्कर बनी हुई थी, और आज इत्तेफाक ऐसा था कि अम्मी ने सुबह से उसे एक भी थप्पड़ ना मारा था। उसे सिर्फ फातिमा बी के घर जाने की इजाज़त थी, जहाँ दोपहर में वो बच्चों को कुरान पढ़ाती थी, जिसकी फातिमा बीबी उसकी अम्मी को तनख्वाह देती थी। इसके अलावा वो मोहल्ले के बच्चों के वालिदैन भी उसे कुछ ना कुछ देते रहा करते, और उसे रूह की वजूद से कोई फ़ायदा ना होता तो तंजीम उसे कब का घर से बाहर निकाल चुकी होती। आखिर उनकी शोहर के धोखे से तो ये औलाद थी। उनके शोहर ने 2 शादियाँ की थी। पहली शादी तंजीम से, जिनमें से उनकी 3 बेटियाँ थी। बेटा ना होने की सूरत में उन्होंने दूसरी शादी कर ली, लेकिन तंजीम से छिपकर। जब तंजीम को यह बात पता चली बहुत देर हो चुकी थी। बेटा तो उन्हें दूसरी बीवी से भी ना हुआ, बस एक अनचाहा वजूद रूह दुनिया में आ गई। वो मासूम सी लड़की हर किसी से प्यार करने वाली, लेकिन यहाँ उसे कोई प्यार नहीं करता था सिवाय फातिमा बी के। वो मासूम लड़की अपना बचपन खो चुकी थी। वो 19 साल की हो चुकी थी। गवर्नमेंट स्कूल में उसने मैट्रिक कर लिया, लेकिन उसके आगे अपना तालीमी सिलसिला जारी ना रख सकी। वो पढ़ना चाहती थी,
कुछ बनना चाहती थी लेकिन कुछ भी ना कर पाई। उसके हिस्से में मोहब्बतें ना थी, अगर कुछ था तो 3 बहनों या अम्मी के थप्पड़। वो दिन में दर्जनों के हिसाब से उसके मुंह पर अपने नकूश बनाते। वो एहसास कमतरी का शिकार लड़की अपने आप से भी मोहब्बत नहीं करती थी। उसे फातिमा बीबी के घर में जाने की इजाज़त भी सिर्फ इसलिए थी क्योंकि वो उसके अम्मी को महीने के 5,000 रुपये देती थी। फातिमा बीबी जानती थी कि उसके साथ उस घर में क्या होता है। रूह बचपन से उनके पास आती थी कि उन्हें वो प्यारी सी लड़की बहुत अजीज़ थी। उसकी माँ का नाम नूर था और उसके बाप को उससे मोहब्बत न थी। उसकी माँ ने उसका नाम रूह नूर रखा था, यानी कि वो अपनी माँ की रूह थी। उससे उसकी बचपन की यादें छीन ली गईं। वो सिर्फ चंद दिनों की थी जब उसकी माँ उसे दुनिया की ठोकरों में छोड़कर हमेशा के लिए चली गई। उसके बाप को उससे कोई मतलब न था। वो तो बस उसे उठा के उसकी सौतेली माँ के पास ले आया था। सौतेली औलाद से भी भला कोई मोहब्बत करता है। उसके बाप ने कभी उसे प्यार से न देखा और 7 साल की उम्र में ही वो यतीम हो गई। उसकी सौतेली माँ को ज़रा सा अपने शोहर का डर था कि उसके सामने रूह को कुछ न कहती। वो ख़त्म हो गया। 7 साल की उम्र में ही उससे उसका बचपन छीन लिया गया। तंजीम ने साफ लफ्ज़ों में कहा कि फ्री की रोटी नहीं मिलेगी, काम करना होगा। 7 साल का बच्चा जो अपने कपड़े भी खुद नहीं बदल सकता। रूह ने अपने छोटे छोटे हाथों में झाड़ू उठा लिया। उसे साथ बैठकर खाने की इजाज़त न थी। जो बचता है वही खाने को मिलता। वो रोती न थी। उनसे उन सब चीज़ों की आदत हो चुकी थी। उसे आवाज़ निकालने की इजाज़त न थी। वो भी इंसान थी, उसे भी गुस्सा आता था, लेकिन उसे जब गुस्सा आता तो वो अपने आप पर निकालती थी। अम्मी के छोटे से कमरे में बस एक ही बेड था। उसे ज़मीन पर सोने की जगह मुयस्सर थी। उसे ये पता न था कि यह चटाई कब से उसके पास है, लेकिन वो जब से सो रही थी उसे यही फटी पुरानी चटाई दी गई थी। मैट्रिक तक स्कूल जाती रही, जो उसके मोहल्ले में एक गवर्नमेंट स्कूल था। यह भी फातिमा बीबी के ही मेहरबानी थी, जो उसकी अम्मी की मिन्नतें करके स्कूल में दाखिला करवाया। वो पढ़ाई में बहुत अच्छी थी। फातिमा बीबी का कहना था कि अगर वो ऐसी पढ़ती रही तो कुछ बन सकती है। 15 साल की उम्र में जब उसने मैट्रिक पास किया तो अम्मी ने कह दिया कि अब घर के काम का सीखे। वो क्या सीखती, उसे सब कुछ आता था। बचपन से ही वो सब कुछ कर लेती थी, मगर उसे किसी के सामने बोलने की इजाज़त न थी। गलती से उनके घर में कोई मेहमान या कोई रिश्तेदार आता तो यही सोचता कि शायद ये बच्ची गूंगी है। उसकी सबसे छोटी बहन मारिया भी उससे 6 साल बड़ी थी और तीनों अभी कंवारी थीं। उससे पहले रानिया के लिए एक रिश्ता आया था, लेकिन जब उन्होंने रूह को सामने देखा तो कह दिया हमें उससे शादी करवानी है, अगर आपको मंजूर हो तो। जिसके बाद रूह बेचारी के जिस्म पर न जाने कितने ही ज़ख्म थे। अम्मी बात बात पर उसे मारने लगती, कहती तू जवान के सामने जो उनके सामने आई इसलिए मेरी बच्ची का रिश्ता टूट गया। वो रोती तड़पती, लेकिन कौन सुनता था उसकी। वो सारी रात रोती थी और वो बेहिस औरत जिसे लोग माँ कहते थे बेखबर सोती रहती। वो जानती थी कि उस दुनिया में उसका कोई नहीं है। वो और फातिमा बीबी तो सिर्फ पड़ोसन हैं। वो बस उसके नाम पर 5,000 रुपया उसकी माँ की हथेली पर रख देती थी। उसे 1 घंटा घर से बाहर रहने की इजाज़त थी, लेकिन सिर्फ फातिमा बीबी के घर, और कहीं जाने की ख्वाहिश भी ना थी। वो सिर्फ फातिमा बीबी से अपना दुख बांटती। उसके ज़ख्म देखकर वो रहमदिल औरत अक्सर रो पड़ती और कहती वो दिन दूर नहीं जब तुम्हारी ज़िंदगी में एक शहज़ादा आएगा और तुम्हें उस दुनिया से निकाल कर अपने साथ ले जाएगा, तुम्हें खुशियाँ देगा, मोहब्बत देगा, तुम्हारी हर ख्वाहिश को पूरा करेगा। उनकी बात सुनकर वो हंस देती। शहज़ादे शहज़ादियों की ज़िंदगी में आते हैं फातिमा बीबी, मेरी ज़िंदगी में कोई शहज़ादा नहीं आएगा, और अगर उसे आना होता तो अब तक आ चुका होता। अम्मी बहुत ज़्यादा परेशान बैठी थी। मेहमानों को गए हुए अभी तकरीबन 2 से 3 मिनट ही हुए थे, लेकिन उनकी शक्लें ही बता गई थी कि रानिया उन लोगों को कुछ खास पसंद नहीं आई। अम्मी मुझे नहीं लगता कि ये लोग रिश्ता करेंगे। देखो कैसे अजीब से सवाल पूछ रहे थे हमारी रानी से। मारिया ने बात शुरू की। टेबल पर खाने पीने की चीज़ें बिखरी हुई थी। अच्छी खासी महंगी तरीन औरत दावत दी गई थी। तानिया को तो खर्चे का सोच कर होल उठ रहे थे। अरे परेशान मत हो, मुझे लगता है ये रिश्ता हो जाएगा। मेरी रानी है ही इतनी खूबसूरत। अम्मी ने रानिया का मेकअप से लदा चेहरा देखते हुए कहा, जबकि लड़के की बहन ने बड़ी महारत से पूछा था कि अरे रानिया जी, पार्टी मेकअप करते हुए तो 3 से 4 घंटे लग जाते हैं, आपने इतना सारा खाना कैसे बनाया? जिस पर अम्मी ने कहा कि उनकी बेटी हरफन मौला है। वैसे अम्मी एक बात आपने नोट की
उन लोगों ने सिर्फ खाने की ही तारीफ़ की, वो भी उस मनहूस के हाथ के बने हुए खाने की। तानिया ने सारी तवज्जो रूह की तरफ दिलवाई। हाँ अम्मी, बुलाएं उसे, ये सारा सामान उठाए यहाँ से। मुझे तो इस रिश्ते कोई अच्छी उम्मीद नहीं है, मारिया ने उठते हुए कहा और घर की दीवार पर जाकर खड़ी हुई। फातिमा बीबी रूह को घर भेजे लहजे में दुनिया भर की इज्जत और मोहब्बत समोकर कहा, क्योंकि दुनिया के सामने वो रूह की सौतेली नहीं बल्कि सगी बहन थी। ये बात अलग थी कि फातिमा बीबी से कुछ भी छुपा हुआ न था। इसलिए तो मारिया की आवाज़ सुनते ही रूह ने कांपती आवाज़ से कहा, आप ही मैं बस अभी आई, और दौड़ते हुए दरवाजे से निकलकर अपने घर के दरवाजे के अंदर आ गई। मनहूस, उठाओ ये सब। रानिया ने अपने चेहरे पर आए हुए बालों को स्टाइल से पीछे करते हुए उससे कहा। तो वो तेज़ी से आगे बढ़ी और सामान उठाने लगी, जबकि वो चारों टांग पे टांग रखे वहीं बाहर सहन में कुर्सियों पर बैठी थी। जब दरवाज़ा बजा और एक खूबसूरत सा नौजवान अंदर दाखिल हुआ, रानिया फ़ौरन अलर्ट हो गई।